हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और आज का जो टॉपिक होगा बेसिकली एक सीरीज होगी और इस सीरीज के अंदर हम बात करेंगे डाटा इंटीग्रेशन के ऊपर। बेसिकली यहाँ पर हमारा ये मोटो होगा, मतलब इस सीरीज के अंदर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जब भी कोई रेगुलेटरी एजेंसीज किसी भी फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर ऑडिट करती है तो वो किन किन पॉइंट्स को चेक करती है और वहां पर वो क्या ऐसे कौन से डॉक्यूमेंटेशन है और ऐसे कौन से पॉइंट्स है जहां पर डाटा इंटीग्रेशन होने के चांसेस होते हैं। तो मैं इस सीरीज के थ्रू आपको वो सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा, क्योंकि डाटा इंटीग्रेशन फार्मा इंडस्ट्री के अंदर होने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। प्रोसेस नहीं है, ये एक ऐसी घटना है या मैं कह सकता हूं कि ऐसा एक्सीडेंट है जिसके बारे में हमको पता नहीं होता है, बट कई बार हम गलती से उसको कर जाते हैं क्योंकि हमको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती कि डाटा इंटीग्रेशन आखिरकार होता क्या है। और ये एक तरीके से मैं आपको बताऊं कि यूएस एफडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा इंटीग्रेशन एक अपराध है, एक जुर्म है, जिसकी सजा केवल एक है कि आपका करियर खत्म हो जाएगा या आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो डाटा इंटीग्रेशन के बारे में नॉलेज होना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आप फार्मा इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे से काम कर सकें और आपको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सके, कोई भी गलत जानकारी नहीं दे सके। क्योंकि ज्यादातर फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर डाटा इंटीग्रेशन से रिलेटेड किसी भी टाइप की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है और ना ही जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो हमारे एनालिस्ट होते हैं, उनको इसके बारे में बताया भी नहीं जाता है। और उसी वजह से जब उनको डाटा इंटीग्रेशन के बारे में पता ही नहीं होता है तो कई बार वो गलती से डाटा इंटीग्रेशन कर देते हैं और बाद में जब ऑडिट होता है और वो पकड़ में आते हैं तब वो बोलते हैं कि सर हमको तो पता ही नहीं था इसके बारे में। और सीधी सी बात है, जो रेगुलेटरी एजेंसी होती है वो आपकी बात तो कभी भी नहीं सुनेगी, भले ही आप कुछ भी बोले। आपकी गलती है क्योंकि आपके साइन है, आपका एनालिसिस है, आपने रीडिंग भरी है और अगर आपके थ्रू ये डाटा इंटीग्रेशन हुआ है तो उसके जिम्मेदार केवल आप हैं। तो सीधी सी बात है, फिर एक्शन आपके खिलाफ लिया जाएगा। तो इसीलिए मैं इस सीरीज के माध्यम से आपको पूरा डाटा इंटीग्रेशन के बारे में बताऊंगा कि वैसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखना है। बट इस पार्ट के अंदर, मतलब ये जो पहला पार्ट होगा इस सीरीज का, इसके अंदर हम ये बात करेंगे कि क्या रीजन है कि जितनी भी रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं, चाहे वो यूएसएफडीए हो, डब्ल्यूएचओ हो, एमएचआरए हो, एनवीसा हो, कोई भी भारी एजेंसी, मतलब विदेशी एजेंसी जब किसी भी फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर ऑडिट करती है तो वो क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में ही क्यों जाती है, उसका टारगेट क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी ही क्यों होता है। क्या रीजन है कि सबसे ज्यादा डाटा इंटीग्रेशन जो होता है वो क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर पकड़ा जाता है और क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी का इंपॉर्टेंस क्या है ऑडिट्स के अंदर। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस बात को हमको समझना होगा कि क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी जो होती है वो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका रीजन ये है कि जब किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो समय समय पर उससे जो सैंपल होते हैं उसको विड्रॉ करके क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर पहुंचाया जाता है और क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी की टेस्टिंग के रिजल्ट्स के बेसिस पे ही हम हमारे प्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हैं। मतलब जब प्रोडक्ट रॉ मटेरियल स्टेज में होता है तब से लेकर जब तक प्रोडक्ट का कंप्लीशन नहीं हो जाता है, उसकी पैकेजिंग नहीं हो जाती है, तब तक हम सैंपल को विड्रॉ करके क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर ले जाते हैं और वहां पर सैंपल के साथ में डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। ये टेस्ट मैनुअली भी होते हैं और ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी होते हैं। जो मैनुअली होते हैं उसे हम, जैसे टाइट्रेशन हो गई आपकी, तो वो एक मैनुअली टेक्निक है एनालिसिस की। वहीं अगर हम बात करें ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक, तो जिसके अंदर एचपीएलसी आता है, जीसी आता है, डिसोल्यूशन एपरेटस, यूवी, एफटीआईआर, ये डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस जो होते हैं वो सैंपल के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं और उनके रिजल्ट्स के बेसिस पे ही हम किसी भी ड्रग का प्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को कंटिन्यू करते हैं। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपकी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के बाद मार्केट में जाती है और वहां पर किसी भी टाइप का एडवर्स इफेक्ट शो करती है, साइड इफेक्ट शो करती है या कोई नेगेटिव इफेक्ट शो करती है, पेशेंट को कोई लेने के बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका सारा जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है, क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के ऊपर आती है। क्योंकि उन्हीं के एनालिसिस और उनके रिजल्ट्स के बेसिस पे ही इंडस्ट्री ने ड्रग को मार्केट के अंदर पहुंचाया था। तो आप समझ सकते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी यहां पर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और यही चीज जो ऑडिट टीम होती है या जो भी फॉरेन रेगुलेटरी बॉडी होती है जो कि ऑडिट करने के लिए फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आती है, वो भी क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर इन्हीं एनालिसिस की रिपोर्ट्स को चेक करती है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस के अंदर जितने भी रिजल्ट्स होते हैं उनके अंदर एक्यूरेसी और प्रिसीशन का होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर एक्यूरेसी और प्रिसीशन क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब यह है कि आपकी जो क्यूसी लेबोरेटरी है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि जो रेगुलेटरी बॉडी होती है वो, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन के अंदर किसी भी टाइप के रिजल्ट्स या किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं मिलने वाला है और मिलेगा भी तो वो सारा मैनुअली होता है, क्योंकि वहां पर
हैंड रिटन डॉक्यूमेंट चलते हैं। बट वहीं अगर हम बात करें क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर, तो मैंने आपको बताया कि वहां पर ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, जिनको सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेट किया जाता है और वहां पर रिपोर्ट का जनरेशन होता है। साथ ही साथ वहां पर रिकॉर्ड भी मेंटेन होते हैं, मतलब पिछले 6 साल 7 साल पुराने रिकॉर्ड भी अंदर आपको कंप्यूटर के अंदर मिल जाएंगे। तो इन रिपोर्ट्स की चेकिंग के लिए ही रेगुलेटरी बॉडी जो होती है वो क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर जाती है, और उनका मेन टारगेट भी क्यूसी लेबोरेटरी होता है। चाहे कोई भी रेगुलेटरी बॉडी हो, वो ऑडिट के समय सबसे ज्यादा टाइम जो होता है वो क्यूसी के अंदर ही देते हैं और उन्हीं की रिपोर्ट्स को क्रॉस चेक करते हैं। और अगर किसी भी कंपनी का अगर ऑडिट फेल होता है या पास होता है, तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो होता है वो क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी होती है। तो इस पूरी चीज से आप एक चीज समझ गए होंगे कि क्यों, इसका क्या रीजन है कि जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं जो फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर ऑडिट करने के लिए जाती हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी को टारगेट करती हैं और वहीं पर डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है। तो देखिए यहां पर हमने ये बात करी कि क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी जो होती है वो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी फार्मा इंडस्ट्री का जितना मैनेजमेंट होता है, चाहे फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर कितना बड़ा लोड हो प्रोडक्शन का या उनके पास बहुत सारे ऑर्डर हो, बट उनका एक मेन गोल ये होता है कि क्यूसी के ऊपर किसी भी टाइप का लोड नहीं आना चाहिए, चाहे उनको मेन पावर बढ़ाना पड़े या वहां पर फैसिलिटीज को इंप्रूव करना पड़े, बट क्यूसी के वर्किंग के ऊपर किसी भी टाइप का लोड नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्यूसी किसी भी फार्मा इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर क्यूसी के अंदर किसी भी टाइप के प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, उनके वर्किंग कल्चर के अंदर प्रॉब्लम आएगी, वहां पर गलतियां होने लग जाएंगी, तो सीधी सी बात है उसका सीधा साधा असर जो होगा वो उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर होगा। इसीलिए कोई भी फार्मा इंडस्ट्री का मैनेजमेंट हमेशा उनकी क्यूसी के ऊपर किसी भी टाइप का लोड नहीं आने देता है। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया, क्योंकि जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज ऑडिट के लिए फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आती हैं, वो सबसे ज्यादा जो ऑडिट करती हैं, जो उनका टारगेट होता है वो कौन सा होता है, आपका क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी। तो यहां पर मैंने आपको ये बात समझाने की कोशिश करी कि क्यों जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज फार्मा इंडस्ट्री के अंदर ऑडिट के लिए आती हैं वो क्यूसी को टारगेट क्यों करती हैं। अगले पार्ट के अंदर, मतलब जो इसका पार्ट 2 होगा, उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि जब क्वालिटी कंट्रोल के अंदर कोई भी रेगुलेटरी बॉडी ऑडिट के लिए जाती है तो वहां पर किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है और उन सभी डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या ध्यान रखना है और वो क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगले पार्ट के अंदर हम बात करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वो पार्ट, तो जरूर उसको देखिएगा। इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि अब आपको हर जॉब की जानकारी, जी हां, फार्मा से रिलेटेड हर जॉब की जानकारी मिलेगी समय पे, जिससे कि आप समय पे इंटरव्यू दे सकें और जॉब ले सकें। सर क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि ये जानकारी कहां मिलेगी, तो ये जानकारी मिलेगी मेरे नए चैनल पे। चैनल का नाम है करण सर फार्मा क्लासेस। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं आपको समय समय पे फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड या फार्मा सेक्टर से रिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उससे रिलेटेड जानकारी मैं आपको समय समय पे देता रहूंगा, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी न्यूज जो कि जॉब से रिलेटेड है वो आपसे नहीं छूट पाएगी। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन कि मैं आने वाला हूं लाइव, और समय समय पे मैं लाइव आके आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है या जितने भी डाउट्स है उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन ये भी उठ रहा होगा कि सर आप लाइव कहां आने वाले हो, तो मैं लाइव आऊंगा मेरे फेसबुक पेज पे। मेरा फेसबुक पेज का नाम है प्रोफेसर करण अजय गुप्ता। फेसबुक पेज का लिंक मैं नीचे शेयर कर रहा हूं, वहां पे जाके प्लीज मेरे पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आने वाला हूं लाइव और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को मैं वहां पर सॉर्ट आउट करूंगा। तो यही वो जानकारी थी जो मैं आपको बताना चाहता था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे